जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो पहला प्रश्न है कि विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच क्या होगा? ऑप्शन है 7 से कम, ऑप्शन ख है 7 से अधिक, और ग है 7 के बराबर, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन यानी कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन यानी कि 7 से जो कम रहेगा वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से जो अधिक रहेगा वो क्षारीय। तो इसे का सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच 7.0। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड का विलयन होगा। अमोनिया क्लोराइड का विलयन होगा। ऑप्शन है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अमोनिया क्लोराइड का विलयन अम्लीय होगा। इसका सही उत्तर क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा। अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट का विलयन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच होगा। 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच होगा 2, 7, 10 और 11। तो इसका सही उत्तर होगा 7। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सातवां प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के पीएच का मान 7.0 है। तो यदि जल को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो ऑप्शन है कि पीएच बढ़ेगा, पीएच घटेगा, पीएच समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पीएच घटेगा। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का मान पीएच स्केल पर 7 से कम होता है? ऑप्शन है KNO3, ऑप्शन ख है NOH, और ऑप्शन ग है NaCN, और ऑप्शन घ है FeCl3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ FeCl3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विलयन A, B, C तथा D का पीएच क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5 तथा 5.5 है। अधिकतम अम्लीय कौन होगा? यानी कि जो 7 से जितना कम होता है वो उतना ही अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है उतना ही क्षारीय होता है। तो इसमें से सबसे कम है 2.5। तो 2.5 रिलेटेड है B से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर। समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उदासीन विलयन, जो ऑप्शन नंबर ग है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है एक जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है वह विलयन कैसा होगा? तो जिसका जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है, जो 7 से अधिक होता है
वो क्षारीय होता है, और जो शून्य होता है उसका विलयन के pH 0 है, तो वह विलयन कैसा होगा? तो इसका उत्तर होगा अम्लीय, यानी कि 7 से कम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। सभी अम्ल विलयन में कौन से आयन देते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। रंगहीन द्रव एक बूंद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रंगहीन द्रव निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन ए शुद्ध जल, KOH विलयन, सोडियम क्लोराइड, तनु HCl। तो इसका सही उत्तर होगा तनु हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्षार को चुने। ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षार का चुनना है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन क है नारंगी, और ऑप्शन ख है नीला, और ग है हरा, और घ है पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने में सहायक होता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्सिल, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब जस्ता को तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन क है ऑक्सीजन, में ख है हाइड्रोजन, ग है क्लोरीन, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम से इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जास्ता को NOH विलयन के साथ गर्म करने से निम्नलिखित में कौन बनता है? सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि जास्ता को NOH के साथ जास्ता को NOH के विलयन के साथ गर्म करने से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? तो इसका ऑप्शन है जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर होगा जस्ता, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 देता है? कॉपर सल्फेट का विलयन, सोडियम सल्फेट का विलयन, और ग है तनु HCl, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तनु HCl, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक तनु HCl से अभिक्रिया कर CO2 गैस
देता है। ऑप्शन क है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तब फदफदाहट के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। गैस का नाम निम्नलिखित में क्या है? एक बार फिर से, जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तब फदफदाहट के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। गैस का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन ख है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ग है कार्बन मोनोऑक्साइड और घ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है? चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। CO2 जल में घुलकर क्या देता है? ऑप्शन क है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन ख है कार्बोलिक अम्ल और ऑप्शन ग है कार्ब्यूरिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन क है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन ख है विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन ग है उदासीनीकरण अभिक्रिया और घ है संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब जलती संठी को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाई जाती है। ऑप्शन क संठी जलती रहती है, संठी नीली ज्वाला के साथ मंद गति से जलती रहती है और ऑप्शन ग है संठी बुझ जाती है और गैस पंप ध्वनि के साथ जलने लगता है और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संठी बुझ जाती है और गैस पंप ध्वनि के साथ जलने लगता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सक्रिय धातु जस्ता एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन का है कि हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु और हाइड्रोजन दोनों समान रूप से विद्युत धनात्मक होते हैं और ग है हाइड्रोजन से कम विद्युत धनात्मक होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। इसका सही उत्तर क होगा। अगला प्रश्न है कि कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से क्या बनता है? कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन का है SO3, ऑप्शन का है SA2 और ऑप्शन ग है H2S और ऑप्शन घ है H2। तो इसका सही उत्तर होगा SO3। इसका सही उत्तर होगा SO2 जो ऑप्शन नंबर ख में निहित है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस प्रकार एकत्रित किया जाता है? ऑप्शन क है पानी के ऊपर, ख है हवा के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा
और ग है पानी के नीचे और घ है हवा के ऊर्ध्वमुखी विस्थापन विधि द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा हवा के ऊर्ध्वमुखी विस्थापन विधि द्वारा। इसका उत्तर होगा घ। और अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है क्योंकि यह गैस हवा से भारी है, यह पानी में घुलनशील है। ग ऑप्शन है क और ख दोनों, और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जो कि ये पानी में घुलनशील होता है सल्फर डाइऑक्साइड और हवा से भारी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है। ऑप्शन क है जलते हुए सल्फर की तरह, ख है सड़े अंडे की तरह, और ग है मछली के गंध की तरह, और घ है लहसुन की तरह। तो इसका सही उत्तर होगा जलते हुए सल्फर की तरह। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। क्या होता है जब जलती सनठी को SO2 से भरे गैस जार में ले जाया जाता है। ऑप्शन क है जलने लगती है, आग बुझ जाती है, और ग है पहले जलने लगती है और फिर बुझ जाती है, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। क्या होता है जब भीगे नीले लिटमस पत्र को SO2 गैस से भरे गैस जार में ले जाया जाता है। ऑप्शन का है नीला रह जाता है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, और ऑप्शन ग है विरंजित हो जाता है, और ऑप्शन ग है नीला रंग लाल हो जाता है और फिर लाल रंग विरंजित होकर उजला हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। ऑप्शन क है H2SO4, और ऑप्शन क है H2SO3, और ऑप्शन ग है H2O7, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा H2SO3। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है SO2 गैस को अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन से प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन क है हरा, ख है बैंगनी, ग है पीला, और घ है लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ताम्र के सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। प्रयोग के बाद फ्लास्क में बचे विलयन का रंग कैसा होगा। ऑप्शन क है नीला, ख है हरा, और ग है हल्का पीला, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नीला। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। धातु के सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित उस धातु का नाम बताएं जो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता हो। यानी कि धातु के सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित उस धातु का नाम बताएं जो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता हो। ऑप्शन क है मैग्नीशियम, ख है लेड, और ग है तांबा, और घ है जस्ता। तो इसका सही उत्तर होगा तांबा।
ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। जब सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है तो क्या बनता है? जब सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है तब क्या बनता है? SO2 और H2O ऑप्शन क है, और ऑप्शन ख है Na2S H2O और SO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Na2SO4 H2O और SA2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीकारक, अकारक, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीकारक और अकारक दोनों, इसलिए ऑप्शन सही होगा ग। 40 नंबर प्रश्न है कि SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? अकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, अम्लीय गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अकारक गुण, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन क है काला, ख है नीला, ग है हरा और घ है पीला। तो इसका सही उत्तर होगा नीला, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताम्र को विस्थापित करता है क्योंकि ताम्र जस्ता की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है, और ख है ताम्र और जस्ता की सक्रियता एक समान है, जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है, और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट और जस्ता की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस रूप में प्रदर्शित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा CuSO4 प्लस Zn, और ये बन का आएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। Zn का Zn2 प्लस में बदलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये एक ऑप्शन का है रेडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण और ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ग। और ऑक्सीकारक है ऑप्शन का है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला और इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, और ग है उत्प्रेरक, और घ में से कोई नहीं। तो ऑक्सीकारक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है अवकारक है इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, और ग उत्प्रेरक, घ इनमें से कोई नहीं। तो अवकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है कि CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस U इस अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो इसका सही उत्तर होगा Fe, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। FeSO4 और Cu की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? ऑप्शन क है अभिक्रिया तेजी से होगी, अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, शुरू में अभिक्रिया होगी और फिर रुक जाएगी, और ऑप्शन घ है अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर होगा अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे किस रंग में बदलता है? लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे किस रंग में बदलता है? ऑप्शन क है लाल, ख है नारंगी और ग है पीला और घ है हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ए धातु विस्थापित करता है और सी उसके लवण के विलयन से, बी धातु विस्थापित करता है, डी उसके लवण के विलयन से। सी धातु विस्थापित करता है, बी को उसके लवण के विलयन से। तो धातु के सक्रियता के घटते क्रम निम्नलिखित में से कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, एल्केनोइक अम्ल की सामान्य संरचना होती है। तो एल्केनोइक अम्ल की सामान्य संरचना RCOOH होता है। इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियाशील मूलक वर्तमान होता है? एसिटिक अम्ल में कौन क्रियाशील मूलक वर्तमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? ऑप्शन क है रिएक्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। एसिटिक अम्ल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन क है हरा, ख है पीला, ग है रंगहीन और घ है गुलाबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगहीन। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन क है लाल और ख है हरा और ग है नारंगी और घ है पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है? क है नहीं घुलता है, आंशिक रूप से घुलता है और घुल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन क है नींबू, सिरका, ग है तिल और घ है इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ख। और एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है? ऑप्शन क है ईथर और ख है एसिड एल्डिहाइड और ग है एस्टर और घ है एल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टर। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है एथेनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? ऑप्शन है एथिल एसीटेट
और ख है मेथिल एसीटेट और ग है सोडियम एसीटेट और घ इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा एथिल एसीटेट। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर। एस्टर का गंध कैसा होता है? ऑप्शन क है गंधहीन और ख है फल जैसी मीठी गंध और ग है दम घुटने वाली गंध और घ इनमें से कोई नहीं, तो एस्टर का गंध फल जैसी मीठी गंध होता है। इसका सही उत्तर ख होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये रंगहीन और गंधहीन है और ख ग्लास की तरह है, जाड़े में बर्फ़ की तरह जम जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाड़े में बर्फ़ की तरह जम जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। एसिटिक अम्ल किस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल है? एसिटिक अम्ल किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ऑप्शन क है मोनो, ख है डाई और ग है ट्राई और घ है पॉली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनो। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, इतिहास के प्रमुख घटनाएं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आज बनेंगे वो इससे बाहर नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का निवारण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजयी, तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजयी 261 ईस्वी में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और अगला है कि विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व और शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व में और फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईसा पूर्व को कहा जाता है। अगला है कि फाहियान की भारत की यात्रा 405 से 411 ईस्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा पूर्व और हेन सांग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और गुलाम वंश का स्थापना 1224 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे जो 1224 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा का भारत
आगमन 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है जो अक्सर ये इस क्वेश्चन में से प्रत्येक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा की उम्र सीमा 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और विधानसभा की 25 वर्ष और विधान परिषद की 30 वर्ष। यहीं पर कन्फ्यूजन रहता है। जो विधानसभा है उस 25 वर्ष होता है न्यूनतम आयु और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का न्यूनतम आयु। तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। यानी कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में है और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। हल्दी का युद्ध 1576, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना 1582 और प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। अगला प्रश्न है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी और बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी और बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन 1920 से 19 और 22। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से
1792 ईस्वी को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। एक बार फिर से चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 याद रखेंगे, और कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी याद रखेंगे, और क्रिप्स मिशन आगमन 1942 ईस्वी को याद रखेंगे। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी, और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्नों की आगे को बढ़ेंगे कि चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी, और भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी, और ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी, और तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी। तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, ताशकंद का समझौता 1966, और तालीकोट का युद्ध 1565। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769 ईस्वी में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी, और तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799, और कारगिल का युद्ध 1999 में, और प्रथम गोल सम्मेलन 1930 में।